नरेश पटेल पहली बार गुजरात सरकार में मंत्री बन रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि नरेश पटेल निवासरई के रहने वाले हैं और इसी के साथ ही किरीट सिंह राणा पशुपालन मंत्री और किरीट सिंह राणा वन और पशुपालन मंत्री बनाए गए। मोहन भाई डांडिया सूरत से 2012 के बाद से लगातार दूसरी बार वो चुनाव जीते हैं। मोहन भाई डांडिया ने पद की शपथ ली है। इसी बीच नरेश पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गणदेवी विधानसभा सीट से विधायक हैं नरेश पटेल, जिन्होंने पद की शपथ ली है। नरेश पटेल 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब उन्होंने नई शपथ ली है। पहली बार गुजरात सरकार में मंत्री नरेश पटेल बीजेपी राष्ट्रीय और नवसारी के रहने वाले। किरीट सिंह राणा गुजरात सरकार में 2 बार मंत्री रहे। किरीट सिंह राणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। किरीट सिंह राणा पशुपालन मंत्री रहे और 2007 से 2012 में रहे। मनोभाई डांडिया का नाम इस वक्त सामने आ रहा है, जो आपको बता दें कि महुआ सीट से गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार जारी। मंत्री शपथ ले रहे हैं, नए मंत्री जो हैं नजर आ रहे हैं गुजरात में। और इसी बीच आपको चंद नाम बता रहे हैं जो सामने आए हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है, जिसमें पहला नाम आपको बता दें किरीट सिंह राणा का सामने आया है, जो कि लीमड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं। और बताते चलें कि किरीट सिंह राणा गुजरात सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। किरीट सिंह राणा 2002 में यानी कि 1998 से 2002 में पशुपालन मंत्री रहे हैं और अब कैबिनेट में उन्हें जगह मिल गई है, मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। उसके बाद एक नया नाम सामने आया यहाँ पर मोहन भाई डोडिया का। मोहन भाई डोडिया महुआ यानी सूरत से विधायक हैं और अब उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। 2012 से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं मोहन भाई। नरेश पटेल का नाम सामने आया, पहली बार गुजरात सरकार में मंत्री नरेश पटेल बीजेपी के। आपको बता दें कि नवसारी जिला बीजेपी के 2 बार चेयरमैन रहे हैं नरेश पटेल और अब उन्होंने भी कैबिनेट में अपनी जगह पक्की कर ली है। शपथ ग्रहण नरेश पटेल ने कर लिया है। ये 3 बड़े नाम अभी सामने आ रहे हैं, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल और मोहन भाई डिडोडिया, जिनके नाम सामने आए हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। आपको बता दें गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार का समारोह चल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है 1 दिन देरी के बाद, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह गुजरात में धूमधाम के साथ किया जा रहा है, जोर शोर के साथ। मंत्री पद की शपथ मंत्री ले रहे हैं। गुजरात में आप देख रहे हैं, गुजरात में मंत्री पद की शपथ यहां पर दिलवाई जा रही है और इसी बीच तमाम दिग्गज बीजेपी के गुजरात में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं कि छत के नीचे एक ही पायदान पर बीजेपी के तमाम दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे। नरेश पटेल का नाम सामने आया इस बीच, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी में 2 बार चेयरमैन रहे हैं नरेश पटेल। किरीट सिंह राणा एक और बड़ा नाम, गुजरात सरकार में रहे हैं और इसी के साथ ही पशुपालन मंत्री रहे किरीट सिंह राणा और 1998 से 2002 तक रहे पशुपालन मंत्री। और मोहन भाई डिडोडिया का नाम सामने आया है, जो कि हालांकि 2007 में चुनाव हार गए थे, लेकिन 2012 से लगातार 2 बार चुनाव में जीत पक्की कर चुके हैं और अब सीधा मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना चुके हैं। आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह जारी। ब्रजेश मिर्जा ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। पिछले साल कांग्रेस से किनारा किया था और उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर विजयी हुए थे। मनीषा वकील 2 बार बीजेपी से विधायक। मनीषा वकील ने भी ली शपथ। अंग्रेजी में एमए और बीएड की डिग्री से सुसज्जित हैं मनीषा और उन्होंने भी अब बीजेपी में मंत्री पद की जो है शपथ या मंत्रिमंडल के विस्तार में ली है। ब्रजेश मिर्जा का नाम सामने आया। हर्ष सांघवी भी साथ में बता दें कि इनका नाम सामने आया। हर्ष सांघवी ने शपथ ली। बीजेपी के सबसे युवा उपाध्यक्ष रहे महेश और इसी साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। मनीषा वकील की बात करें तो उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। बीएड की डिग्री मनीषा के पास है।
एक और नाम सामने आया ब्रजेश मेरजा का। मोरबी विधानसभा सीट से विधायक हैं ब्रजेश। उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर विजयी रहे। हर्ष सांघवी की बात करें तो बता दें कि 2 बार विधायक रह चुके हैं हर्ष सांघवी और अब मंत्री मंडल में जगह बना ली है। सबसे युवा महेश सांघवी को बताया जा रहा है। 3 और बड़े नाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं, मनीषा और महेश सांघवी। ब्रजेश मेरजा, 3 बड़े नाम और शामिल हुए मंत्रिमंडल में और इसी के साथ ही विस्तार यहां पर लगातार जारी है। शपथ ग्रहण समारोह गुजरात में। हर्ष सांघवी बीजेपी के सबसे युवा उपाध्यक्ष रहे। मनीषा वकील वडोदरा शहर से विधायक, 2 बार बीजेपी से विधायक रह चुकी हैं मनीषा और अब उन्होंने भी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना ली है। हालांकि पहली महिला अभी निकलकर सामने आई है यहां पर मंत्रिमंडल में। इससे पहले अभी जो है 6 नामों की घोषणा अभी तक की जा चुकी है, जिसमें से मनीषा एक पहली स्त्री यहां पर देखने को मिल रही है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ऐसे में पहला नाम सामने आ गया है। देखना होगा कि आगे और कितने नाम यहां पर सामने आएंगे। मनीषा वकील 2 बार विधायक रह चुकी हैं। फिर बड़ा नाम सामने आया ब्रजेश मिर्जा का। 2017 में कांग्रेस से किनारा कर बीजेपी में आए थे। और इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज पर। जी अनिल जी, आखिरकार जो है शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुजरात में। बहुत ही खूबसूरत छवि इस वक्त की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव आगे आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है, ताकि सरकार के खिलाफ जो मत पड़ने वाले हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। पूरी जो रणनीति है वो ये है कि रूपाणी सरकार ने जो भी कुछ किया है उसके दुष्परिणाम आने वाले दिन में, आने वाले चुनाव पे न पड़े। इसलिए चाल, चेहरा और चरित्र बदलने की जो कोशिश है बीजेपी कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर नए मुख्यमंत्री का शपथ हुआ। नए मुख्यमंत्री के बाद पूर्ण रूप से कैबिनेट में पुनः फेरबदल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको आप सुनहरी छवि कह रहे हैं। जी अशोक जी, शुरुआत से ही बीजेपी जब से सत्ता में यहाँ पर अभी दोबारा चुनाव जीतकर आई है तो बदलाव की राजनीति की बात की जा रही है और अभी भी साफ तौर पर कई बदलाव देखे गए हैं बीजेपी सरकार में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए गए, अब गुजरात में भी चेहरा बदला गया है, साथ ही मंत्रिमंडल का भी पूरा विस्तार कर दिया गया है। तो क्या कुछ लगता है जैसे पुराने जो मंत्री थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, नया विस्तार हो रहा है यहाँ पर, तो क्या लगता है? बदलाव की राजनीति संज्ञा से विभूषित करना उचित नहीं है। ये बदलाव नहीं है, यह एक भय है। चुनाव के समक्ष चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। बीजेपी ने अपने अनेक मुख्यमंत्रियों को पिछले दिनों 6 महीने में 5 मुख्यमंत्रियों को बदला। तो इसका अर्थ ये है कि चुनाव से बीजेपी सहमी हुई है। चुनाव का सामना करने में जो इनकी सरकारें हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से अशोक जी, कहीं ना कहीं जो बंगाल में हुआ उसका कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा, कहा जा सकता है। बंगाल की चर्चा यहाँ पे करना उचित नहीं होगा। बंगाल में किसी और किस्म का चुनाव था। बंगाल का चुनाव वोट था जी। बंगाल का चुनाव बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस था। बाकी जगह चुनाव में और भी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में और भी पार्टियां हैं, ठीक है। इसलिए इसको बंगाल के परिणाम के रूप में इसको नहीं देखा जा सकता है कि उसके प्रभाव की वजह से ये अपना मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। ये इनकी अंदरूनी बात है, इनकी अपनी समस्या है। उस समस्या से जूझने के लिए ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने। जो पुराने मंत्री जो चले आ रहे हैं अभी तक, वो काफी थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। रूपाणी की आंखों में तो आंसू तक देख लिए गए। कल हाल ही में उनको जब इंटरव्यू देखा गया था तो उसमें छलक पड़े थे उनके आंसू। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, समर्थन ही किया, लेकिन सत्ता से बेदखल होने का दर्द तो उन्हें होगा ही जी। अब ये दर्द उनके आंसू के रूप में छलक रहा है, बहुत सी सामान्य बात है। सत्ता से उनको निष्कासित कर दिया गया तो आंसू बहा रहे हैं।
इतने दिन तक सत्ता का उपयोग किए तो खुशी जाहिर कर रहे थे। बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए चारों तरफ परिवर्तन की लहर दौड़ाई हुई है। पर अनिल जी, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो नए कैबिनेट में यहाँ पर जगह मिली है, जैसे नरेश पटेल हैं, ब्रजेश मिर्जा हैं, तो काफी नए हैं, ज्यादा अनुभवी नहीं नजर आ रहे हैं, 2 बार चुनाव जीते हैं, और ऐसे में नए चेहरों को जगह दी है, लेकिन ज्यादा अनुभव भी वहां पर, अनुभव की भी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्या लगता है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी चाल, चेहरा और क्षेत्र बदलने की कोशिश कर रही है जी। नए लोगों को लाने का अर्थ यही है कि उनके खिलाफ जो मत पड़ने वाले थे वो मत नहीं पड़ेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कम रहेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मूल मंत्र यही है, जिसकी वजह से नए चेहरों को जगह दी जा रही है, ताकि वो लोग फ्रेशनेस रहे पार्टी में, नए जोश के साथ काम करें जी, नए जोश के साथ सेवा करें। अनिल जी, अभी एक नया और नाम शामिल हो गया, अरविंद राय का, और ये भी एक ही बार विधायक यहाँ पर रहे हैं और इन्हें अभी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। क्या लगता है, अनुभव बहुत होगा? चुनाव नजदीक ही है, बस मुख्यमंत्री बने हैं वो स्वयं, कभी कोई मंत्री नहीं बने थे जी, एक बार विधायक रहे, मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस तरह से बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होता है। तत्काल तो हमें परिवर्तन दिख रहा है, नए चेहरे दिख रहे हैं, उम्मीद की जाती है कि नए चेहरे नए जोश के साथ अपना काम करने में सक्षम होंगे जी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में इतना बड़ा रिस्क लेना, क्या लगता है आपको, कितना फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, फायदे की और घाटे की बात यहाँ नहीं की जा सकती है, बात यहाँ स्ट्रेटेजी की, रणनीति की है। बीजेपी रणनीति काम कर रही है, इस रणनीति का क्या निष्कर्ष निकलने वाला है ये आने वाले दिन में ही बताया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव की जो कमी है कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल सकता है। जिन मंत्रियों को हटाया जा रहा है, हटाया गया है, वो कोई पार्टी से बाहर तो गए नहीं है, पार्टी में रहेंगे ही, पार्टी के लिए काम करेंगे ही, पार्टी उनका अनुभव का फायदा तो उठाएगी उठाएगी, और नए लोगों के एनर्जी का भी फायदा पार्टी उठाना चाहती है। ये पार्टी की मंशा है, जिसकी वजह से नए चेहरों को पार्टी तवज्जो दे रही है जी। और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है गुजरात में कि लोगों का भरोसा एक बार जीतना है, और इसीलिए नई रणनीति के साथ जो है नए मंत्रिमंडल का यहाँ पे विस्तार देखने को मिल रहा था, ताकि नए सिरे से गुजरात में काम किया जा सके। गुजरात में इतने वर्षों से, दशकों से वहां पे बीजेपी शासन में है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के खिलाफ तो जनता के मानस पटल पर कुछ न कुछ छवि बनी हुई है। उस छवि को खत्म करने के लिए बीजेपी नई प्रयोग कर रही है, नई रणनीति का प्रयोग कर रही है, जिसके तहत नए चेहरों को तवज्जो दिया जा रहा है जी। लेकिन अनिल जी, जैसे कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि महिलाओं को इस मंत्रिमंडल में ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक एक ही महिला है जिनका नाम शामिल हुआ है। क्या लगता है आगे कोई और महिला आ सकती है यहाँ पर? नहीं, महिलाओं को इस नैरो परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। महिलाओं का समान बीजेपी करती है और उपयुक्त कैंडिडेट उनके पास नहीं होंगे, इसलिए ज्यादातर महिलाओं को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया होगा। एक कैबिनेट में शामिल करने के पैमाने को महिलाओं के उत्थान से नहीं जोड़ना चाहिए जी। आगे जिस तरीके से मंत्रिमंडल में अभी तक काफी नाम जो है यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, सबके अनुभव जो है लगभग एक समान है। कोई 2 बार विधायक बना है, कोई 1 बार बना है, कोई भी हाल ही में चुनाव जीता है, कुछ ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब क्या लगता है आगे की रणनीति किस तरीके से देखी जा सकती है? और खासतौर पर अगर मैं भूपेश पटेल की बात करूं तो मुख्यमंत्री बने हैं वो, उनके लिए कितना आसान होने वाला है या कितना मुश्किल होने वाला है इस नए मंत्रिमंडल को साथ लेके चलना? मंत्रिमंडल तो उनके साथ रहेगा, क्योंकि सब नए लोग हैं, मंत्रिमंडल में कोई विद्रोह की संभावना तो है नहीं। अब बात यह है कि ये नया मंत्रिमंडल, नया मुख्यमंत्री किस तरीके से अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी को विजय श्री दिलाएंगे, मुख्य मुद्दा यही है। इस चुनाव से किस तरीके से वो लोग निपटेंगे, सारा दारोमदार इस प्रश्न पे टिका हुआ है जी। बिल्कुल, बैलेंस बनाने की भी यहाँ पर जरूरत होगी, क्योंकि काफी नए चेहरे हैं, नया अनुभव है, और ऐसे में नया जोश भी कहीं ना कहीं होगा, और ऐसे में मतभेद भी हो सकते हैं विचारों को लेकर। इनके पास समय भी कम है, ये अपनी क्षमता को उतनी पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाएंगे। अगले साल चुनाव है, इस साल में मुश्किल से 2 महीने बचे हुए, 3 महीने बचे हुए हैं, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात तो आगे की है।
समय इनके पास है नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है अपनी नई रणनीति के साथ। बीजेपी चाहती है कि वहां पे परिवर्तन हो और परिवर्तन उनके हक में रहे। इस वजह से बीजेपी इस भारी चेंज को समर्थन की है। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह वहां पर जारी है और अब तक कई बड़े नाम जो हैं इस वक्त शामिल हो चुके हैं मंत्रिमंडल में, जो अपने मंत्रिमंडल पद की जो है शपथ ले चुके हैं। ब्रजेश मिर्जा, मनीषा वकील, ऋषिकेश जीतू वाघनी और नरेश पटेल के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। हर्ष सांघवी भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मोहन भाई डिढोडिया, अरविंद राजयानी और मुकेश पटेल अब तक मंत्री पद की जो है शपथ ले चुके हैं। और इसी के साथ ही लगातार यहां पर विस्तार जारी है और मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। खूबसूरत छवि एक बीजेपी की यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर कई अनुभवी विधायक जो हैं यहां पर इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और हाल ही में, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं हमारे सहयोगी पल्लवी सिंह। पल्लवी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से नए नाम सामने आए हैं और जो अनुभव की अगर बात की जाए, क्या लगता है अनुभव की कमी यहाँ पर बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? देखिए बीजेपी, पल्लवी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से नए मंत्री मिल चुके हैं गुजरात को, और आपने अनुभव की बात की पल्लवी, अनुभव का ही तो यहाँ पे प्रयोग बीजेपी कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है। आपने पल्लवी देखा होगा, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो चेहरे थे बीजेपी ने सीधे तौर पर बदल दिया। अब इसको हम इससे भी रिलेट करके देख सकते हैं पल्लवी की 2 साल से कोरोना काल से देश जूझ रहा है, देश क्या पूरी दुनिया ही अभी कोरोना काल से जूझ रही है। लेकिन आगामी दिनों में 2022 में मार्च के लास्ट में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसी को फोकस करते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे जो हैं वो बदल दिए गए। अब ध्यान देने वाली बात पल्लवी ये भी है कि कई राज्यों को जो चेहरे दिए गए मुख्यमंत्री के तौर पर तो युवा दिए गए। आप तो उत्तराखंड चली गए, वहां देखिए पुष्कर सिंह धामी को युवा चेहरा बना दिया गया। वहां बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम युवाओं को भी आगे लाना चाहते हैं, लेकिन इससे उलट जो है पूरा फैसला गुजरात में लिया गया। गुजरात अब ये आप देखिए ना पल्लवी, अपने अनुभव की बात की, मात्र एक बार के अध्यक्ष हैं ये जितेंद्र भूपेंद्र जो है, ये एक बार से विधानसभा चुनाव जो है वो जीते थे और उसके बाद इन्हें सीधे तौर पर सीधा इन्हें वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो यहाँ पर बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है गुजरात में कि देखिए आपके पास अनुभव है, आपके पास कम अनुभव है, आप कम चुनाव जीते हैं, फर्क किससे नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है कि आपकी क्षेत्रीय जो पकड़ है वो कितनी ज्यादा मजबूत है, आप अपने क्षेत्र में कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है पल्लवी की जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद कोई भी गुजरात में फिलहाल मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाया। और नरेंद्र मोदी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद तस्वीरें यही सामने आई कि मुख्यमंत्रियों के चेहरे गुजरात में जो थे वो बदलते देखे गए हैं पल्लवी। तो हाँ, ये चीज कह सकते हैं कि इस जो नए मंत्री फिलहाल के लिए गुजरात को मिले हुए हैं, तो इसका जो फायदा है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने भूपेंद्र की टीम को गठित कर दिया, उसमें नए चेहरे डाल दिए हैं, मतलब नई जनरेशन को उन्हें एक तरीके से आगे कर दिया है। और दूसरी तरफ ये भी संदेश दे दिया है कि क्षेत्रीय पकड़ जिनकी मजबूत होगी, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आगे करेंगे। पल्लवी जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो अरविंद राजयानी का नाम यहाँ पर सामने आया, पहली बार विधायक बने हैं 2017 में ही, और ऐसे में उन्हें भी जो है जगह दे दी गई, जबकि पुराने मंत्री जो हैं, जो असेट हो सकते थे पार्टी का, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे दाव बीजेपी ने खेला है। क्या लगता है, बीजेपी डरी हुई है? अभी हम अनिल जी से बात कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में डर है, इसलिए वो एक नई रणनीति के साथ और नए चेहरों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नई रणनीति, बिल्कुल पल्लवी, यही मैंने आपसे कहा कि नई रणनीति के साथ अभी बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करी। आपने कहा कि सिर्फ एक बार वो विधायक बने, एक बार वो आगे सदन में पहुंचे थे। भूपेंद्र पटेल का भी तो यही हाल है पल्लवी, एक ही बार वो विधायक वो बने हुए हैं, लेकिन उन्हें सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर जातीय समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई थी, तो कई ऐसे दिग्गज चेहरे थे गुजरात कैबिनेट में जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, कई ऐसे मंत्री थे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने रख दिया बीजेपी ने गुजरात में। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, बीजेपी अब ये दिखाना चाहती है कि अब एक बार आपने विधायक का चुनाव जीता, आपने 2 बार जीता, आपने 3 बार जीता, फर्क इससे नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि बीजेपी हर एक को अब आगे लेके आएगी,
जैसा बीजेपी हमेशा कहती रहती है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो चाचा भतीजे पर नहीं चलती, हम अपनी पॉलिटिक्स को एक परिवारवाद पर लेके नहीं चलते हैं। हमारा जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, कल को हो सकता है वो बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए या करके, कल को हो सकता है वो प्रधानमंत्री बन जाए या करके, हम सिर्फ परिवारवाद को लेकर नहीं चलते। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी ने दिखाने की यही कोशिश की है। बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि बीजेपी जैसे ही आई है बदलाव की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है। काफी बदलाव जो है बीजेपी की रणनीति में भी इस बार देखने को मिले, सियासत में भी अगर बात की जाए बीजेपी में काफी नए चेहरे और नई तरह की रणनीति यहाँ पर देखने को मिली है। और इसी बीच ऋषिकेश पटेल का नाम यहाँ पर सामने आया, जो 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और काफी बड़े नाम है। लेकिन एक चीज और खटक रही है पल्लवी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि महिलाओं को भी इस बार मंत्री पद में जो है जगह मिलेगी, मंत्रिमंडल में काफी महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक एक ही महिला है जिनका नाम सामने आ पा रहा है। क्या लगता है? मनीषा वकील अब तक यहाँ पर चुनी गई हैं, और इसके अलावा भी क्या लगता है हो सकता है और महिलाएं भी आ सकती हैं? देखिए पल्लवी, मनीषा अब एमए और एमए की डिग्री, मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी इस वक्त हिस्सा बने हैं नए मंत्रिमंडल, नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, सबके बीजेपी पहले किस चीज पे सब लोग सारी विपक्षी पार्टियां गिरने की कोशिश करती थी कि पढ़े लिखे चेहरे नहीं है, डिग्रियां नहीं होती हैं। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया गया उसमें भी एक से एक दिग्गज लोगों को शामिल किया गया। उसमें ये नहीं देखा गया कि कितनी बार आपने चुनाव जीता और कितनी बार नहीं जीता, उसमें ये देखा गया आपके पास क्षेत्रीय पकड़ कितनी है और आपने अपने कैरियर में कितनी ऊंचाइयों को हासिल किया है, आपको आपके क्षेत्र की जनता कितनी पसंद करती है। यही हाल गुजरात का भी रहा, यही हाल केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था पल्लवी, वहां पर बीजेपी ने सबको दिखाने की कोशिश की, और अभी सीधे तौर पर जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरे बदले जा रहे हैं वहां पर भी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। बिल्कुल, अगर आप महिला मंत्रियों की बात कर रही है, शामिल सिर्फ एक को किया गया है, मनीषा को, तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में चली जाइए, वहां पर बीजेपी ने सीधे तौर पर महिलाओं को शामिल की, भारी मात्रा में महिलाओं को शामिल के केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया। तो बीजेपी ने वहां पर दिखाने की ये कोशिश की। विपक्ष हालांकि हमलावर हुआ, लेकिन मौका तो बीजेपी कोई नहीं देना चाहती है पल्लवी। देखने वाली बात यह, अगर विपक्ष इस बात पे घेरने की बीजेपी को कोशिश करता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपने महिलाओं को हिस्सा नहीं बनाया, इससे पहले उन्होंने हिस्सा बना करके जो राज्य के चुनाव थे उसको सीधे तौर पर साधने की कोशिश की कि अगर 1-2 इधर कैंडिडेट होते भी हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास विपक्ष उनसे सवाल करेगा तो हमारे पास जवाब देने के लिए ये रहेगा कि अगर हम महिलाओं को आगे नहीं लेके आना चाहते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी बड़े मंत्रालय हैं वो सारे के सारे अभी महिलाओं के हाथों में है। पल्लवी जी, पल्लवी, और सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है ना कि चुनाव तो आखिर कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, जिस तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, और विपक्ष भी लगातार यही बात बोल रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से कुछ नहीं होता बल्कि मोदी के चेहरे पर ही इन्होंने चुनाव लड़ना है। क्या लगता है कितना सही है ये? नहीं पल्लवी, अगर आप ये कह रही है कि मोदी के चेहरे पर, देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, तो इस बार बीजेपी ने थोड़ी सी अपनी जो पॉलिटिक्स है उससे पल्लवी चेंज किया। आपने देखा होगा पहले बीजेपी ये कहती थी कि हम संघ के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, हम काम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, हम प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम अपना जो सीएम का चेहरा होगा वह अनाउंस करेंगे। दिल्ली के चुनाव हुए थे, आप देख लीजिए, कई राज्यों के चुनाव हुए, बीजेपी ने कहीं भी अपना सीएम का चेहरा पहले से घोषित नहीं किया था, लेकिन इस बार पहली बार देखा गया उत्तराखंड की, जैसे मैंने आपसे बात की, उत्तराखंड में सबसे पहले बीजेपी ने यही कह दिया कि जो अभी मुखिया है उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और आगे भी मुखिया वही रहने वाला। यही उत्तर प्रदेश देख लीजिए जाकर कि कितनी अटकलें लगाई गई कि हो सकता है सूबे पल्लवी कहा कि बहुत बेहतरीन काम किया है योगी ने और आगे चुनाव इन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो इस बार की 2022 के चुनाव पल्लवी ये कहना कोई दो राय नहीं होगी, बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। पहले जो पॉलिटिक्स थी बीजेपी की वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती थी। स्टार प्रचारकों में सबसे पहले उन्हीं का नाम होता था, लेकिन अब जैसे ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अब जारी होने लगी है तो उसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री को और ऐसे से विधायकों को बुलाया जाता है जो अपने कार्य में दक्ष हैं, जिनकी पकड़ बेहद मजबूत है, उन्हें दूसरे राज्य में भेजा जाता है कि जाइए आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं, आप जाकर के वहां पे कैंपेन करिए, जाके रैलियां करिए जाकर के, और जो आपके राज्य में आपने काम किए हैं उसे वहां पर बताइए जाकर के। तो स्ट्रैटेजी जो है पल्लवी वो बीजेपी ने इस बार 2022 में
कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि विपक्ष बहुत हमलावर होता था पल्लवी। जैसा आपने कहा कि विपक्ष कहता था कि मोदी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती रहती है, देश के प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ती है, अपना कोई चेहरा नहीं होता बीजेपी के पास। लेकिन इस बार की तस्वीरें बिल्कुल पलट चुकी है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, यूपी की बात पल्लवी, करें। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, नरेश पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ले लिया, एक और पटेल मंत्रिमंडल में शामिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जातीय रणनीति की बात यहाँ पर की जा रही थी, देखने को मिल रही है, काफी पटेल हैं इस वक्त यहाँ पर मंत्रिमंडल में। बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा, जातीय समीकरण साधने की कोशिश तो यहाँ पर बीजेपी ने की। आप देखिए ना पल्लवी, अगर हम नए मंत्रिमंडल के समीकरण को अगर किसी तरीके से देखते हैं तो पटेल समुदाय से 8 लोगों को अगर लिया गया, तो क्षत्रिय समुदाय से 2 लोगों को, ओबीसी से 6 लोगों को, और एसटी से 2, एसटी से 3, जैन समुदाय से 1 को लिया गया है। ये बिल्कुल खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है पल्लवी कि पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर देखिए कैसे चकाचौंध यहाँ पर नजर आ रहा है, नए चेहरे, एक नए जोश और नए उत्साह के साथ यहाँ पर गुजरात में बीजेपी की सरकार यहाँ पर चलाने को देखते हैं और कार्यकाल भी एक नया देखने को मिलेगा। क्या उम्मीद लगाई जा रही है पल्लवी? कार्यकाल ऐसी देश की, गुजरात की जनता तो सोच ही रही होगी पल्लवी कि हो सकता है कुछ ही महीनों के बचा हुआ है चुनाव का, लेकिन अब भार जो है वो भूपेंद्र पटेल के कंधों पर बहुत ज्यादा आ चुका है पल्लवी। एक तरफ ये छवि बनाना कि कोविड टाइम में जो किरकिरी हुई है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों के, खास करके बीजेपी शासित राज्यों की, एक तो उस छवि को सुधारना, और दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराना, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर देखें, छवि तो अलग है, तस्वीरें भी बेहतरीन नजर आ रही हैं, भूपेंद्र पटेल के चेहरे पे मुस्कान भी है, और जो एक जीत का शौर्य होता है वो भी साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन ये शौर्य बरकरार कितना रहता है, ये हमें 2022 में मार्च के अंत में पल्लवी पता चलेगा। अब क्योंकि मेरी बात लगातार हो रही है, तो राजनीतिक विश्लेषक जो है, दिग्गज जो है, लगातार यही कह रहे हैं कि देखिए, भूपेंद्र पटेल को भी शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि उन्हें सूबे का मुखिया बना दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बनाया गया। कहते हैं पल्लवी कि जब भूपेंद्र पटेल अपने घर से निकले थे तो वो सिर्फ इतना अपने परिवार में कह के निकले थे कि मैं आ रहा हूँ, मेरी गांधीनगर में मीटिंग है और आकर के मैं खाना रात में तभी खाऊंगा। लेकिन देखिए, टेलीविजन से उनके परिवार को ये पता चला कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये अपने आप में काफी संभल के पल्लवी यहाँ पर कदम रखा है बीजेपी ने। खैर पल्लवी, रविंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम दर्शकों को बता दें यहाँ पर कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, 24 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और कई नए नाम यहाँ पर जुड़ चुके हैं और नया कार्यकाल यहाँ पर बीजेपी का गुजरात में देखने को मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर बीजेपी का जारी है और इसी बीच कई नामों ने शपथ ली, कई नए चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि गुजरात में नए मुख्यमंत्री के बाद अब नया मंत्रिमंडल देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम नए नाम, आपको बता दें, ब्रजेश मिर्जा का नाम सामने आया है, मनीषा वकील, ऋषिकेश पटेल, जीतू वाघनी, नरेश पटेल, हर्ष सांघवी, मोहन भाई डिढोडिया, अरविंद राजयाणी, मुकेश पटेल, गजेंद्र, नरेश पटेल, कीरत सिंह राणा, पूर्णेश और अर्जुन चौहान जैसे नाम यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। और इसी के साथ ही लगभग 24 विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण कर शामिल हो चुके हैं। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। चलिए अरविंद जी से एक बार फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। और इसी बीच हम दर्शकों को बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार गुजरात में जो किया जाना था वो हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रिमंडल में 24 नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में बीजेपी पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है जनता के बीच और आगामी चुनाव को लेकर। अब इसी बीच बीजेपी की तरफ से यहाँ पर नए चेहरे उतार दिए गए हैं मैदान में और रणनीति क्या रहेगी ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। बीजेपी की नई जो है पारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तरकश में नए तीर यहाँ पर जोड़ लिए गए हैं और अब देखना होगा कि विपक्ष पर ये कितने भारी पड़ते हैं और आगामी चुनाव पर इसका क्या असर होगा। आपको बता दें, गुजरात में मंत्री अर्जुन चौहान, राघवजी पटेल, इनके नाम भी शामिल हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। और इसी के साथ ही आपको बताते चले कि 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कई नए चेहरे, अनुभव में ज्यादा नहीं, लेकिन एक वही बात आ गई है कि जिस तरीके से बीजेपी नई रणनीति की यहाँ पे बात कर रही थी उसी तरीके से नए चेहरे
यहाँ पर जोड़े गए हैं। विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 24 नए चेहरे गुजरात में देखने को मिल रहे हैं, गांधीनगर में। और इसी बीच अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज पर। धन्यवाद। अरविंद जी, खूबसूरत विस्तार हो गया है गुजरात में मंत्रिमंडल का। 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रही है। लगभग 2.5 दशक से यहाँ पे शासन है, क्योंकि 2022 के अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। लिहाजा जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी सर्वे था, उससे जाहिर हो रहा था कि पार्टी को लौटना मुश्किल है। ऐसे में सबसे पहले उसने जो एक नया प्रयोग की, अपने मुख्यमंत्री को चेंज किया। इसके बाद जो देखा कि वो काम नहीं बनने वाला है, तो पूरी तरह से मंत्रिमंडल को बदलने का उसने मन बनाया। और आपने देखा कि कितने 24 नए मंत्री बनाए गए हैं और पूरी मतलब जो टीम ही बदल गई है, यानी नए मंत्री सब बनाए गए हैं। पुराने लोगों की लगभग छुट्टी कर दी गई है। और दरअसल इसका पूरा मकसद यही है कि जनता के बीच में जो है नए चेहरे जाए, जो स्वीकार्यता होती है, राजनीति की शख्सियता होती है, इन मंत्रियों के माध्यम से जनता को आकर्षित किया जाए। कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है मकसद यही था। तो पुराने मंत्री हैं, दशकों से कई बार के मंत्री बन चुके हैं, उनसे जनता निराश हो चुकी है। तो जो ऊर्जावान जो मंत्री हो तो आप अक्सर देखते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो सेकंड फ्रंट होता है, वो अक्सर जो है आगे आकर के जो है जो पुराने लोग हैं उनकी जगह ले लेता है। तो गुजरात में यह प्रयोग हुआ है। अमूमन ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री बदल तो 2-4-10 मंत्री को चेंज करके बाकी मंत्रियों को रख लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी जो है टीम ही बदल गई। यानी बहुत बड़ा संदेश है, जो उन राज्यों के लिए भाजपा शासित में संदेश है कि जहाँ पे मंत्रिमंडल में जो मंत्री अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी पूरी तरह से बदला जा सकता है। दरअसल 2022 का चुनाव जो है गुजरात में होने जा रहा है, तो उसको भाजपा को जीतना है। और क्योंकि कहा भी जाता है कि जो गुजरात का जो प्रयोग होता है, वो कहीं न कहीं पूरे भारत में भाजपा के लिए कारगर होता है। तो उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि अपने प्रयोगशाला में हारे, ताकि विपक्षी दलों को जो मौका मिले कि देखिए भाजपा जो अपने घर में ही हार गई, तो आगे 2024 को कैसे जीतेगी। यानी ये जो गुजरात की जो लड़ाई है भाजपा के लिए जीवन मरण की लड़ाई थी। और कहीं न कहीं इस लड़ाई को जो है चाकचौबंद करने के लिए, मोर्चाबंदी करने के लिए भाजपा ने एक नए किस्म का प्रयोग किया है। आज वही देखने को मिला है। जी, साथ ही अरविंद जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके की अनुभव की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार ही विधायक बने, और जो कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे अनुभव की कमी क्या बीजेपी को भारी पड़ सकती है, या विपक्ष के फायदे में हो सकती है? के आसपास रह गया। यहाँ पे मंत्रियों के लिए अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किस तरह से जातीय समीकरण साधा जाए, सामाजिक समीकरण साधा जाए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता इस बात को लेकर के, तो उसके अनुभव से ज्यादा जो उन चेहरों पर तवज्जो थी, क्योंकि सामाजिक समीकरण और जो है एक जो चुनावी रणनीति का जो फ्रेम होता है, उसमें किस तरह से फिट हो। तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रख करके जो है मंत्रिमंडल में का विस्तार हुआ है। और आप देखिए कि पहली बार के जो विधायक बने वो भी मंत्री बनाए गए। कांग्रेस से जो 3 विधायक करके आए थे उनको भी मंत्री बनाया गया, महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया। पूरी तरह से जो जी अरविंद जी, क्योंकि जिस तरीके की जो लिस्ट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जातीय समीकरण बिल्कुल बिठाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की है मंत्रिमंडल में। और कितना लगता है पर भूपेश जी के लिए कितना आसान होने वाला है या मुश्किल होने वाला है इस मंत्रिमंडल को साथ लेके चलना? देखिए, सबसे ज्यादा नाराजगी वहाँ के पटेलों को लेकर के थी। और वहाँ लगभग 13-14 फीसदी गुजरात में पटेल है। और आपने 2017 का विधानसभा का चुनाव भी देखा कि भाजपा किसी तरह सरकार बनाई, 99 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। उसके पहले वाले 2012 में 127 से लगभग उसके पास सीट थी। कहीं न कहीं जो है वो ग्राफ गिरता जा रहा था, वोट परसेंटेज उसका घटता जा रहा था। ऐसे में जो है
पटेलों की नाराजगी 2022 में भारी पड़ सकती है। भूपेंद्र पटेल को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया और अब चूंकि जो है अन्य जो जातियां हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी या भागीदारी को लेकर के उनके अंदर एक उलझा बनी हुई थी कि भाजपा जो है उनकी जाति के लोगों को भागीदारी नहीं दे रही, हिस्सेदारी नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं उनको भी साधने की कोशिश की। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी मंत्री बना करके संदेश दिया गया है कि कांग्रेस के लोग जो बड़े कद्दावर नेता है, अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले दिनों में तो उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। इन सारे सामाजिक सरोकारों को देख करके, जाति सरोकारों को देख करके भाजपा ने अपने प्रयोगशाला में जो नया प्रयोग किया। जी पर अरविंद जी, जो पुराने मंत्री थे जिन्हें बेदखल किया गया मंत्रिमंडल से, उन्हें बीजेपी वापस से कैसे मनाएगी, या जिस तरीके की जो खटास की जो खबरें सामने आ रही हैं उसे कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, टकराव तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और चूंकि नेता भी मान के चलते हैं कि जो सिर्फ हाईकमान है वह जो है किसी चीज को समझौता नहीं करता है और अपनी भविष्य की रणनीति को तय करने के लिए किसी को भी बलि चढ़ा देता है। तो आज की तारीख में जो मंत्री हटाए गए हैं तो मंत्री पद को लेकर चिंता कहीं ज्यादा तो 2022 के टिकट को लेकर के उसमें इस युगत में लगे रहेंगे कि हमारा टिकट कट नहीं था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें इन प्रकार जो साम दाम दंड भेद होता है उस किसी के साथ जो है कहीं ना कहीं साधने में कामयाब हो। जी, तो अरविंद जी, आगे की रणनीति को लेकर अगर बात की जाए तो क्या लगता है अब किस तरीके की रणनीति बीजेपी की रहने वाली है, जैसे कि चुनाव बिल्कुल नजदीक ही हैं अब, उसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक तौर पे तो अपना समीकरण जो है बिठाने का काम कर ली है। कहीं ना कहीं जो है उसको अब महसूस भी होगा कि जो एक पार्टी के अंदर जो पुराना जो स्वरूप बना हुआ था वो नए कलेवर में आएगा तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच स्वीकार्यता और आकर्षण बढ़ेगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में कामयाब, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जैसे गुजरात में बेरोजगारी का मसला है, फिर जो है जातीय समीकरण को लेकर के कितने ये लोग संतुष्ट होंगे वो उसका अपना मसला है, व्यापार लेकर के मसला है, जो व्यवसायियों के जो टैक्स वगैरह है उसको लेकर के मसला है, किसान आंदोलन जो राष्ट्रीय फलक पर आप देखते उसको लेकर के चल रहा है, विपक्ष इसको कितना भुनाने में सफल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपना अंदरूनी घर जो है सही करती है तो मुझे लगता है कि दूसरे मोर्चे पर लड़ने में उससे आसानी। जी अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ इतनी अहम चर्चा करने के लिए। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, 24 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। और इसी के साथ ही समापन समारोह हो गया शपथ ग्रहण का। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।